स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर 17 फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन पार्ट 2 से। पहले पार्ट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। डिग अ स्मॉल पिट, पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट। इससे पहले के बारे में जो चैप्टर था, पार्ट था, उसमें हम लोगों ने कैनोपी वगैरह के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक छोटा सा पिट बनाइए, ठीक है, मतलब गड्ढा खोदिए जिसमें आप वेजिटेबल वेस्ट या फिर जो लीव्स होती हैं सूखी हुई वो डालिए और उसको सॉइल से कवर कर दीजिए, ठीक है। उसके ऊपर आप थोड़ा सा वाटर ऐड कीजिए। 3 दिन के बाद आप ऊपर लेयर हटाइए सॉइल की। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो पिट है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है? पहेली पूछती है, देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, वॉट अ डिफरेंस विल इट मेक इफ़ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री। मतलब पहेली बोलती है कि आसपास इतने सारे पेड़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम लोग ट्रीज़ काट देंगे फैक्ट्री के लिए। प्रोफेसर अहमद बोलते हैं, यू हैव read about autotrophs, heterotrophs and saprotroph. You have learned how green plant produce food. All animals, whether herbivorous or carnivorous, depend ultimately on plants for food. मतलब कि तुम लोगों ने ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में तो पढ़ा ही है। तुमने ये भी पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो किस तरह से फूड प्रोड्यूस करते हैं। चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे वो हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो, वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट पे फीड करते हैं उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं, और मतलब इस तरह से क्या होता है, साइकिल चलता रहता है। जैसे कि ग्रास है, उसको इंसेक्ट्स ने खाया, विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, और इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने। उसके बाद फ्रॉग को कंज्यूम करा स्नेक ने, यानी स्नेक फ्रॉग को खा गया, तो एक फूड चेन बन गई। अगर आप देखो तो ग्रास से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग, स्नेक, फिर ईगल। मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। कई सारी फूड चेन्स हैं जो हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड। जितनी भी फूड चेन्स होती हैं ना, ये सारी आपस में लिंक्ड होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उसको हम फूड वेब भी बोलते हैं। इफ़ एनी वन फूड चेन इज़ डिस्टर्ब, इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन। अगर आप किसी भी एक फूड चेन को डिस्टर्ब कर दोगे तो बाकी की फूड चेन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। अब डिस्टर्ब कैसे होती होगी फूड चेन, समझ लीजिए। जंगल से सारे शेर हमने हटा दिए तो फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि अब जो डियर है उसको खाने वाला कोई नहीं बचा। अब इसके चक्कर में जो घास है सारी की सारी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी। घास ख़त्म होगी तो बाकी की जो फूड चेन है जो उस पर डिपेंडेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर पार्ट्स, यानी कि हर एक पार्ट जो फॉरेस्ट का है वो दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट होता है। इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट, से ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट वुड बी अफेक्टेड। अगर आप फॉरेस्ट में से किसी एक कंपोनेंट को भी हटाते हो तो बाकी के जितने भी कंपोनेंट हैं उन पे असर पड़ता है, वो भी ख़राब हो जाते हैं, उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Now, Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens. They found tiny mushrooms over the decaying leaves. मतलब प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बोला कि आप लीव्स उठा के देखो और उसको माइक्रो जो आपका होता है ना हैंड लेंस होता है जिससे मैग्नीफाई होकर दिख सकता है, आप उससे देखो कि क्या दिखेगा। तो बच्चों ने देखा कि कुछ मशरूम्स हैं जो ख़राब होती हुई जो सड़ रही हैं लीव्स उन पे उग रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स, एंट्स एंड बीटल हैं। मतलब ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं अलग अलग तरह के, चींटी वगैरह, छोटे जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, छोटे छोटे ऐसे इंसेक्ट्स हैं। दे वर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिज्म लिव देयर। तो बच्चे ये सोच ही रहे थे कि कैसे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वहाँ पे रहते हैं। Professor Ahmed explained that apart from these animals which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. तो प्रोफेसर अहमद क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जितने भी एनिमल्स आप आराम से देख पाते हो उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको आप शायद कभी देख भी ना पाओ। पहेली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट। पहेली सोची रही थी कि जो मशरूम्स हैं और क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। यानी कि प्रोफेसर अहमद ने उन्हें क्या बताया कि जो ये मशरूम है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस पे फीड करते हैं? डेड प्लांट पे या फिर एनिमल्स पे, और फिर वो उसको एक डार्क कलर के कंपोनेंट में चेंज कर देते हैं जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं।
You have learned about humus in chapter 9. In which layer of the soil would you find humus? What is its important to the soil? यानी कि आपने ह्यूमस के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ा था, ठीक है, और कौन सी लेयर होती है जिसमें आपको ह्यूमस मिलता है और वो इम्पॉर्टेंट कैसे है, लाइक ये सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो ये सारी चीज़ें हम सॉइल चैप्टर में पढ़ चुके हैं. उसका नीचे आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वो छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट या फिर एनिमल को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. ठीक है, छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट या एनिमल को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं उसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो डिकम्पोजर्स वगैरह होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब क्या हुआ, पहेली ने कुछ डेड लीव्स हटाई और उनको बिल्कुल हटा के क्या कर दिया, उसने देखा कि ह्यूमस की एक लेयर है. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर्स दैट द न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल. यानी कि अगर ह्यूमस प्रेजेंट होता है ना कहीं पे भी, तो इससे ये पता चलता है कि जो डेड प्लांट्स हैं या एनिमल हैं जो बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, उनका जो न्यूट्रिएंट है वो रिलीज़ हो रहा है. ठीक है, फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ द लिविंग प्लांट. और यहीं से क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना ये एब्जॉर्ब होते हैं किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, और प्लांट्स उसको ले लेते हैं, लिविंग प्लांट्स इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं. What happens if an animal dies in the forest? तो एक बच्ची पूछती है कि शीला पूछती है कि अगर एक एनिमल मर जाता है फॉरेस्ट के अंदर तो उसके साथ क्या होता है. तो तीबू रिप्लाई करता है, डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर्स, क्रोज, जेकाल्स एंड इंसेक्ट. इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकिल्ड सो नथिंग गोज वेस्ट इन अ फॉरेस्ट. मतलब तिब्बू क्या बोलता है कि जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं, चाहे वो वल्चर हो, क्रो हो या कोई भी हो, जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं उनको कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स होते हैं जिनको हम इसमें लिखा नहीं है बट बता देती हूँ, स्कैवेंजर्स बोलते हैं. स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, उन एनिमल्स पे फीड करते हैं और उनको खा लेते हैं. इस तरह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट है वो रिसाइकिल हो जाता है. हर चीज़ अपने अपने हिसाब से एक एक जगह पहुंच जाती है और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती फॉरेस्ट के अंदर. पहेली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स. तो पहेली प्रोफेसर अहमद को याद दिलाती है कि अभी तक आपने हमें ये नहीं समझाया कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों बोलते हैं. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो प्रोफेसर अहमद क्या बोलते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को किसके थ्रू रिलीज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ठीक है, यानी इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं. द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन. और यही ऑक्सीजन कौन यूज़ करता है, एनिमल्स यूज़ करते हैं. किसके लिए, बेसिकली एनिमल रेस्पिरेशन में जो भी काम उनकी बॉडी में सेल को चाहिए होता है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 10th चैप्टर में, तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, प्लांट हमें वो देते हैं. दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ये जो प्लांट्स होते हैं ना यही बैलेंस बना के रखते हैं. अगर प्लांट्स नहीं हुए तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी या फिर कोई एक पर्टिकुलर गैस बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो इसको बैलेंस बना के रखने का काम किसका होता है, ये काम होता है किसका, प्लांट्स का और ट्रीज़ का. इसीलिए हम जो फॉरेस्ट होते हैं उनको लंग्स बोलते हैं. The children saw clouds forming in the sky. Bujo recalled what he had learned about the water cycle in class 6. Trees take in water from their roots and release water vapor into the air through evaporation. तो अब क्या हुआ था, बादल आने लग गए थे, तो बूझो को एकदम से याद आया कि उसने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था 6th क्लास में कि जो पेड़ होते हैं ना वो रूट्स में से पानी लेते हैं और वो वाटर वेपर को रिलीज़ करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, एवेपोरेशन के थ्रू. ठीक है, जिसमें एवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो वाटर मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. इफ़ देयर वर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड. अगर पेड़ कम हो जाए, हम बोलते हैं कि पेड़ बहुत ज़रूरी हैं, फ्यूअर ट्रीज होंगे तो वाटर साइकिल अफेक्ट होता है. कैसे, तिब्बू बोलता है कि जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ प्लांट और एनिमल का ही घर नहीं है, कई लोग भी फॉरेस्ट में रहते हैं. सम ऑफ देम में बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स. कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट अलग अलग ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं. तिब्बू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट. और तिब्बू ने ये बताया कि ये जितने भी लोग हैं ये मोस्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं. द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन्स. दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट. जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइब्स के या फिर अलग अलग लोग, उनको काफ़ी सारी चीज़ें फॉरेस्ट से ही मिल जाती हैं और इसके बदले में वो फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं.
While Bujo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. यानी कि जब बूजो एक छोटी सी पतली सी मतलब नदी टाइप थी, नदी भी नहीं थी, नदी का भी छोटा पार्ट होता है स्ट्रीम, वहाँ से पानी पी रहा था, तो उसने देखा कि कुछ डियर हैं जो क्रॉस कर रहे हैं स्ट्रीम को. दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस, और वो बुशेस जो थी वहाँ पे मतलब पेड़ वगैरह, उसमें ही वो डिसअपियर हो गए, खो गए. The dense bushes and the tall grass provide animals with food and shelter. ये जो बड़ी बड़ी bushes होती हैं, बड़ी बड़ी grasses होती हैं, ये animals को food and shelter provide करती हैं. They also protect them from carnivores that live in the forest. और ये क्या protect करती हैं? ये उनको protect करती हैं carnivores से, किससे? जो forest में रहते हैं, क्योंकि कई बार इनको छुपने में मदद मिलती है. तिब्बू then started looking closely at the forest floor. तिब्बू ने क्या किया? forest floor को देखना शुरू करा. Soon he called and showed the children dropping of some animal and explained the difference between various type of droppings. अब क्या हुआ? तिब्बू ने देखा और उसने बुलाया अपने दोस्तों को और क्या बोला कि देखो ये जो है ना ड्रॉपिंग्स है, यानी एनिमल का जो वेस्ट है वो है. प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग्स एंड फुटप्रिंट. तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि फॉरेस्ट में हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी भी एनिमल को. जैसे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, अगर उन्हें पता लगाना है कि जंगल में कोई मतलब क्या कहते हैं एनिमल आया था या कोई भी अभी फ्रेशली कोई अभी यहीं से पास हुआ है, तो वो ड्रॉपिंग्स और फुटप्रिंट के थ्रू पता लगा सकते हैं. बूजो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग. तो बूजो ने सबको बुलाया और एक बहुत ही बड़ा सा मतलब ऐसा दिखाया जहाँ पे इकट्ठा हो रखा था एनिमल्स का जो वेस्ट होता है. कई बीटल्स एंड ग्रब्स थे वो जो उस हीप पे खा रहे थे, और कुछ उसमें से सीडलिंग्स स्प्राउट हो रहे थे. ठीक है, These seedlings are of the herbs and shrubs. और ये क्या हैं? ये herbs और shrubs के छोटे छोटे से seeds हैं, यानी वहाँ से ये seedlings उभर के आए हैं. The animals also disperse the seed of certain plant and help the forest to grow and regenerate. Animal क्या करते हैं? कई बार वो एक seed को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं? डिस्पर्स करने में हेल्प करवा देते हैं, जिससे फॉरेस्ट क्या करता है? ग्रो करता है, रीजनरेट करता है. देखो फॉर एग्जाम्पल एक उन्होंने कोई फ्रूट खाया उसके और उनके बॉडी पे वो सीड चिपक गया, तो वो कहीं और गए, वो सीड गिर गया. इस तरह से क्या होता है? वो सीड को एक जगह से दूसरी जगह जो होता है ना फैलने में हेल्प करवाते हैं. द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सीडलिंग टू द ग्रो. जो एनिमल का वेस्ट होता है जैसे कि डंग हो गया, गोबर हो गया, ये सब क्या करता है? ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. After listening to this, Bujo noted in his notebook, by harboring greater varieties of plant, the forest provide greater opportunities for food and habitat for herbivores. तो अब बूजो ने क्या लिखा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाते हैं तो हमारे जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको ज़्यादा फूड और मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं ना उसे हैबिटेट अच्छा मिल जाता है. लार्जर नंबर्स ऑफ हर्बीवोर्स मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी और फूड फॉर अ वेराइटी ऑफ कार्निवोर्स. और अगर ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो ज़्यादा हर्बीवोर्स होंगे, ज़्यादा हर्बीवोर्स होंगे तो जो जंगलों के अंदर कार्निवोरस होते हैं वो भी ज़्यादा होंगे. द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो. जो इतने अलग अलग तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट को दोबारा से उगने में और ग्रो करने में हेल्प करते हैं. Decomposers help in maintaining the supply of nutrient to the growing plant in the forest. जो decomposers होते हैं वो क्या करते हैं? देखो वेस्ट अगर ढंग से कंज्यूम ना हो तो फॉरेस्ट सड़ने लगेगा, लेकिन decomposers उनको कन्वर्ट करते हैं और उस वेस्ट को वो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि फॉरेस्ट में क्या हो? प्लांट ग्रो कर पाए. Therefore the forest is dynamic living entity full of life and vitality. Dynamic living entity जो चेंज भी होती रहे और जिसमें बहुत सारी लाइफ, बहुत सारे लोग रहें, प्लस उसमें क्या हो? चेंजेस आते रहे. इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक. यानी कि दिन का समय था, बच्चे वापस जाना चाहते थे, तो तिब्बू ने एक रूट सजेस्ट किया कि यहाँ से चलते हैं. वाइल दे वर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग. यानी कि जब वो वापस जा रहे थे तो बारिश होने लग गई. लेकिन क्या हुआ? उन्होंने देखा कि रेन ड्रॉप्स फॉरेस्ट फ्लोर को हिट नहीं कर रही थी, लाइक डायरेक्टली वो नीचे आके नहीं गिर रही थी. जो अपर मोस्ट लेयर है फॉरेस्ट कैनोपी की, उसने ही फ्लो मतलब जो रेन ड्रॉप का फ्लो था ना उसको कम कर दिया था. एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड द स्टेम्स ऑफ द ट्री. और जो पानी है मोस्टली वो कैसे आ रहा था? ब्रांचेस या फिर स्टेम से आ रहा था. तो मतलब डायरेक्टली गिरने की जगह बारिश रुक रही थी और वो साइड से मतलब बहती हुई आ रही थी. फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द श्रब्स एंड हर्ब्स. और फिर वो जो क्या हो रहा था
लीव्स पे से वो धीरे धीरे जो श्रब्स और हर्ब्स थी नीचे फ्लोर पे, फॉरेस्ट फ्लोर पे, वहाँ पे गिर रही थी। ठीक है, नाउ एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे हम इसको भी देख चुके हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द क्लोज कैनोपी एंड मैनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो ये एकदम पूरा घना घना जंगल होता है, इसकी वजह से रेन ड्रॉप्स की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। ट्रांसपिरेशन आपको पता ही है, लीफ की सरफेस पे से जब पानी उड़ जाता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन होता है कि जो लिक्विड से वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, द रूट सिस्टम हेल्प वाटर टू डीप डाउन इनटू द ग्राउंड, और पानी नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है और पानी नीचे यहाँ पे चला जाता है। नाउ दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई, अब उन्होंने क्या देखा कि जो ग्राउंड था वो अभी भी वो ड्राई था। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड, आधे घंटे बाद बारिश रुक गई, और उन्होंने देखा कि जो आधे घंटे बाद अब क्या हुआ था, धीरे धीरे जो डेड लीव्स थी ना फॉरेस्ट फ्लोर पे, जो ख़राब हुई हुई लीव्स थी वो गीली थी। बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट, लेकिन वाटर क्या होता है वो ना रुकता नहीं है फॉरेस्ट में, वो नीचे चला जाता है। बूजो थॉट दैट इफ़ इट हैड रेन्ड सो हैविली इन हिज टाउन इट वुड हैव फ्लडेड द ड्रेन्स एंड रोड। बूजो ने सोचा कि अगर इतनी बुरी तरह बारिश उसके टाउन में होती तो अभी तक तो फ्लड वगैरह सी कंडीशन आ जाती, मतलब पानी भर जाता। लेकिन उसने ये बोला कि अगर यही सेम कंडीशन टाउन में हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। नेचुरल एब्जॉर्बर किसका? रेन वाटर का। ठीक है, अब जब रेन वाटर वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है तो धीरे धीरे सीपेज होने लगती है। इट हेल्प मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। अब इससे क्या होता है, जो वाटर टेबल होता है, नीचे जो पानी होता है वो मेंटेन रहता है। यानी कि अगर पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है तो वाटर टेबल नीचे मेंटेन रहेगा। शहरों में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि पानी ऊपर से ही उड़ जाता है। Forests not only help in controlling flood but also help maintain the flow of water in the stream so that we get a steady supply of water. फॉरेस्ट क्या करते हैं, वो सिर्फ फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करते बल्कि वो जो वाटर स्ट्रीम से जो फ्लो होता है ना उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ ट्रीज आर नॉट प्रेजेंट रेन हिट्स द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट। अगर ट्रीज़ वहाँ पे ना प्रेजेंट हों, जैसे शहर जैसे एरिया में, तो रेन क्या होगी, डायरेक्टली ग्राउंड पे आएगी और कई बार उस एरिया को फ्लड कर देगी, मतलब वहाँ पे बहुत पानी भर जाएगा। हैवी रेन्स में ऑल्सो डैमेज द सॉइल। देखो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो उससे भी ना सॉइल डैमेज हो जाती है। रूट्स ऑफ ट्री नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर। जो ट्रीज़ की रूट्स होती है ना वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज़ वॉश्ड अवे और इरोडेड। अगर रूट्स नहीं होंगी तो सॉइल तो बंदी भी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, जो सॉइल है वो वॉश्ड हो जाएगी, लाइक वो वहाँ पे नहीं रहेगी, वो हट जाएगी। The children spent an hour at Tibu's village on their way back. The weather of the village was quite pleasant. Villagers told them that due to surrounding forest they received good rainfall. The air also remained cool. Noise pollution too is less because the forest absorbs the noise of the nearby highway. देखो कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है तो हमेशा हवा भी ठंडी रहती है। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि जो पास से जो हवा आती है, जो नॉइज़ आती है वो फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। The children learned about the history of the village. It surprised them that the villages and the agriculture field of that area were created after clearing the forest about 60 years ago. अब क्या हुआ, चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, उन्होंने क्या सीखा, विलेज की हिस्ट्री सीखी। ठीक है, कि अच्छा ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ करता था, और उनको बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग लगा जो विलेजेस और एग्रीकल्चर फील्ड थी उस एरिया में, वो फॉरेस्ट को मतलब साफ़ करने के बाद बनाई गई थी। ठीक है, कुछ 60 साल पहले। Tibu's grandfather told them that when he was young the village was not as large it was now. कि तिबू के उसके ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वो छोटे थे तो ये विलेज इतनी बड़ी नहीं थी जितनी अब है। It was also surrounded by forest, construction of roads, building, industrial development and increasing demand of food created pressure on the forest and it started vanishing. कि आसपास यहाँ पे क्या थे, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थे, लेकिन फिर रोड के कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर जो भी इंडस्ट्रियल चेंजेस हुए, डेवलपमेंट हुए, उसकी वजह से यहाँ पे वुड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फॉरेस्ट पे प्रेशर आने लग गया। ठीक है,
He was not happy that the forest adjoining their village is not regenerating and is on the verge of disappearing due to overgrazing of animal and indiscriminate felling of trees. वो इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि जो फॉरेस्ट साथ में था, जो उनके विलेज के साथ में फॉरेस्ट लगा हुआ था, वो दोबारा रीजनरेट नहीं हो रहा था. क्योंकि रीजनरेट मतलब जैसे कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई है वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह, तो दोबारा उगने का टाइम मिले, लेकिन वहाँ पे एनिमल्स इतना ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं, ओवर ग्रेजिंग होती है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ गिरने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे रीजनरेशन का मौका नहीं मिल रहा है. प्रोफेसर अहमद ने बोला, इफ़ वी डिड थिंक वाइजली वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एज वेल एज हैव डेवलपमेंट. यानी कि अगर हम ध्यान से स्टेप्स लें, ध्यान से सोच के करें, तो हम अपने फॉरेस्ट को भी बचा पाएंगे, इन्वायरमेंट को भी बचा पाएंगे और डेवलपमेंट भी होती रहेगी. तो बच्चों ने कुछ पिक्चर्स प्रिपेयर करी जिससे पता चला कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ऐसे इवेंट्स के. और एंड में विजिट में प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रंस टू सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. उसके बाद प्रोफेसर अहमद ने बोला कि अब आपको समझना होगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों है. तो चिल्ड्रंस ने चिल्ड्रन ने क्या लिखा, बच्चों ने क्या लिखा कि जो फॉरेस्ट है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. उसके अलावा दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, मतलब सॉइल को भी बचाते हैं और जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं. फॉरेस्ट किस में हेल्प करते हैं, गुड रेनफॉल, उनकी फॉरेस्ट की वजह से अच्छी बारिश आती है और नेबरिंग एरियाज़ में भी क्या होता है, बारिश प्रॉपर आती है. कई सारे मेडिसिनल प्लांट, टिम्बर और कई सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, इसलिए हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए. अब यहाँ पे है, अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो गए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा. उस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जो अब हो ही रहा है. सेकेंड फोटो में है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर. अगर ट्रीज और प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल्स को ना रहने की जगह मिलेगी, ना कुछ खाने के लिए मिलेगा. और उसके बाद थर्ड है, अगर ट्रीज़ नहीं हुए तो सॉइल पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी और फ्लड जैसी कंडीशन हो जाएगी. और फिर फोर्थ में है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, यानी फॉरेस्ट के कटने की वजह से लाइफ और इन्वायरमेंट दोनों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए. तो ये था पार्ट 2 चैप्टर 17 का फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. पार्ट 1 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, आपको वहाँ पे पार्ट 1 मिल जाएगा. उसके अलावा आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेंगी, अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग. वहाँ पे आपको जो चैप्टर चाहिए वो आपको मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.